हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है और आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंक मतलब इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई और मॉडर्न टाइम तक बैंकिंग में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी और क्या क्या हमने फेस किया, जो भी चैलेंजेस थे। तो आज हम सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बैंक होता क्या है। अगर हम बैंक की बात करें तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप डिपॉजिट करते हो तो एक्सेप्ट करता है वो डिपॉजिट्स को, और जो डिपॉजिट्स आपके वो लेता है उन्हीं को वो आगे लोन की फॉर्म में आगे प्रोसेस करता है, जिससे कि बैंक का एक बिजनेस चलता रहता है। और जिस पैसे को वो बिजनेस के तौर पे आपका यूज कर रहा है उसके बदले में वो आपको कुछ सर्विसेज देता है। तो जो सर्विसेज होती हैं वो हम आगे की जब क्लासेस करेंगे तो अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आज हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बैंक में हमारे पास क्या क्या है। तो अगर हम जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन था। कौन सा ऐसा बैंक था जो सबसे पहले इंडिया में खुला था? तो उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में ओपन किया गया था। ये भी अंग्रेजों के द्वारा ओपन नहीं किया गया था, किसी अलेक्जेंडर के द्वारा ओपन किया गया था, राइट। अब बात कर लेते हैं सेकंड बैंक ऑफ इंडिया की। तो सेकंड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1786 में बना था, राइट। चलिए, अब ये तो बैंक हो गए जो शुरुआत में 18th सेंचुरी में खुले थे। आगे अगर हम चलें, अब ये तो बैंक वो वाले थे दोनों जो बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर अब बात करें ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक की, जो कि आपका इलाहाबाद बैंक है, जो 1865 में ओपन हुआ था, ये आज भी वर्किंग है। अब ये है कि ये इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। तो अभी भी अगर हम बात करें तो जॉइंट स्टॉक के बारे में भी, तो ये बैंक अभी तक यहाँ पर हमारे पास अस्तित्व में है। अब इससे पहले भी एक और बात कर लें कि अवध बैंक एक हुआ करता था, जो कि एक इंडियन बैंक था, जो कि 1881 में फैजाबाद में ओपन किया गया था। इसके बारे में अब ज़्यादा बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो बैंक है 1958 में फेल हो गया था और ये बंद हो गया। ये पहला कमर्शियल बैंक था इंडिया का जिसमें पूरे के पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इंडियन थे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक जो अभी भी वर्किंग है वो कौन सा है, और अवध बैंक के बारे में थोड़ा सा जान रख लेना जानकारी, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट इंडियन बैंक, अब इंडियन बैंक अगर हम इसे कह रहे हैं तो वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सारा का सारा जो पैसा था वो इंडियन लगा हुआ था। सारा पैसा इंडियन लगा हुआ था, इसलिए हम इसे फर्स्ट इंडियन बैंक बोलते हैं। तो फर्स्ट इंडियन बैंक हमारा पंजाब नेशनल बैंक था, जो कि 1894 में ओपन हुआ था। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की स्टार्टिंग की बात करें तो ये लाहौर में ओपन हुआ था, और पार्टीशन के बाद ये इंडिया में शिफ्ट हो गया, इंडिया में भी न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो बैंक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपनी ओवरसीज ब्रांच खोली थी। तो ऐसा पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1906 में ओपन हुआ था। तो उसने अपनी ओवरसीज ब्रांच सबसे पहले लंदन में 1946 में खोली थी, और उस ब्रांच को ओपन करने के बाद वो पहला बैंक बन गया था जिसने ओवरसीज ब्रांच अपनी बनाई थी। ठीक है, अगला बैंक आता है। अब ओवरसीज की बात चल रही है तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा को कैसे भूल सकते हैं? तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टेब्लिश हुआ था, और बैंक ऑफ बड़ौदा की एक टाइम पर सबसे ज्यादा ओवरसीज ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन आज सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर एसबीआई। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी जो टैगलाइन है वो भी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक हुआ करती है, राइट। क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हुआ करती थी ओवरसीज में, बट अब क्या है, एसबीआई ने इसे ओवरटेक कर लिया है, तो अभी ये सेकंड हाईएस्ट ओवरसीज ब्रांच जो है वो कैरी करता है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं स्वदेशी बैंक। स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्वदेशी बैंक बोला जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना कि फर्स्ट स्वदेशी बैंक कभी भी अगर आपसे बोला जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में ओपन हुआ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ खास काम नहीं है, बट इसको याद क्यों रखना है? क्योंकि ये महात्मा गांधी के द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में ओपन हुआ था और महात्मा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। बस इसीलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक कोई अकेला बैंक नहीं था, ये 3 बैंकों से मिलकर बना था। 1921 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर देखा और जब यहाँ पर क्वीन आई थी इंडिया, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स हो रहे हैं, मतलब जैसे हर एरिया के हिसाब से बैंक्स खुले हुए हैं, उन सबको अगर हम एक कर दें तो हमें एक बड़े बैंक की बहुत ज़रूरत है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करें तो वो सही नहीं बन पा रही थी, इसलिए एक किया गया इन तीनों बैंकों को। वो 3 बैंक कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में ओपन हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में ओपन हुआ था, बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 मतलब 1843 में ओपन हुआ था। और इन तीनों बैंकों को जो मर्ज किया गया 1921 में, उसके बाद इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया और इसे हम दूसरा नाम प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते थे, क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिला के बना था, इसलिए हम इसे प्रेसिडेंसी बैंक भी बोलते हैं। एक टाइम ऐसा था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका जैसे आरबीआई आज मेकिंग नोट्स का काम करता है, कि नोट बनाने का काम करता है, आपकी करेंसी का काम करता है। एक टाइम पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी करेंसी का काम किया करता था। एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसने काम किया हुआ है इंपीरियल बैंक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रेसिडेंसी बैंक की आपने यहाँ पर बात की है जब हमने, तो देखो इन तीनों बैंक से मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो बन गया 1921 में, लेकिन ये किस कमीशन के बाद बोलने पर बना था कि एडी गोरेवाला कमीशन ने जैसे ही आगे बात बढ़ाई, ये 1955 में इसी बैंक को हमने एसबीआई बैंक के नाम से हम जानने लगे। तो 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना था, वही बैंक 1955 में एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। और वो किस कमीशन के बेस पर बोला गया कि एडी गोरेवाला कमेटी एक बनी थी, जिसने ये कहा कि अब ये एसबीआई बनना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921 में हमारे पास अब बन तो चुका है बैंक, बट अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक प्रॉपर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो एक कमेटी बनाई गई 1926 में, जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी को रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर अगर रॉयल कमीशन लिखा हो या हिल्टन यंग कमेटी लिखा हो तो दोनों एक ही बात है। इनकी कमेटी को बहुत टाइम लगा और रिकमेंड किया गया कि फिर इन्होंने जब 1934 में रिकमेंड किया, इनकी जो कमेटी थी एक कंक्लूजन पर आई और 1934 में एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, जिस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया 1935 में, लेकिन अब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जानने की, याद रखने की बात है, वो है कि इनिशियल कैपिटल कितनी लगी थी। तो इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए लगी थी वहाँ पर। राइट, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि 5 करोड़ रुपए इनिशियल कैपिटल थी और 1935 में आरबीआई बन गया था हमारा। ठीक है, और किस कमेटी के कहने पर बना था? तो हिल्टन एंड यंग कमेटी के कहने पर ये बना था। आगे चलते हैं। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। अब यहां पर देखो, आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक तो है ही, लेकिन इसने बर्मा के सेंट्रल बैंक की तरह भी काम किया है और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की तरह भी काम किया है। जब शुरू में आरबीआई खुला था तो इसकी जो हेडक्वार्टर था, या फिर आप कह सकते हो जो मेन ब्रांच थी, या फिर जो मेन जहां से वर्किंग काम चलता था, वो कैलकाटा थी, जो कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ कि ये बॉम्बे में शिफ्ट हो गया, जो कि आज मुंबई है। राइट, और पाकिस्तान के लिए तो इंडिया का जो आरबीआई है उसने 1948 तक काम किया, जब तक वहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बन गया था। तो जब तक वो ऑपरेशंस में नहीं आ गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तब तक हमारे आरबीआई ने ही एज ए सेंट्रल बैंक पाकिस्तान के लिए भी काम किया था। तो इस चीज को याद रखना। अब गवर्नर की बात कर लें थोड़ा सा आरबीआई के, तो सिर्फ 3 गवर्नर्स याद रखने की जरूरत है, बस सिंपल अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे कि गवर्नर्स को कैसे याद रखना है। तो पहले हमारे पास जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 2 साल रहे 1935 टू 1937। दूसरे थे हमारे जेम्स टेलर। अब जेम्स टेलर का नाम याद रखना इसलिए जरूरी है, ये सेकंड थे, बट इनका नाम याद इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने साइन किया था नोट के ऊपर।
ठीक है। अब तीसरे जो बने थे वो थे इंडियन। तो पहला इंडियन कौन बना था गवर्नर, तो वो नाम है हमारे पास सीडी देशमुख। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि सर ऑस्बॉर्न स्मिथ जो है वो पहले गवर्नर थे, जेम्स टेलर वो थे जिन्होंने पहली बार साइन किया, और सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। तो ये तीन नाम इसलिए आपको याद रखने हैं। आगे चले तो 1949 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। अब आरबीआई को नेशनलाइज करने की जरूरत क्या पड़ी, ये यहां पर जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस हो क्या रहा था कि सारे जो बैंक्स थे वो थे हमारे प्राइवेट, कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता था। तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर इंडिया को डेवलप करना है तो गांव को डेवलप करना बहुत जरूरी था। तो इंडियन गवर्नमेंट हर बैंक से कहती थी कि आप अपनी ब्रांच को गांव में खोलो, रूरल एरिया में ओपन करो प्लीज, बट वो बात को नहीं मानते थे। और उनका भी मानना सही था, क्योंकि देखो आज भी अगर आप देखो तो प्राइवेट बैंक्स जो है वो कभी भी क्या कहते हैं हमारे गांव की तरफ जाने में खुश नहीं है, क्योंकि उनको बिजनेस वहां से ज्यादा नहीं मिलता है। तो यही काम पहले भी हो रहा था, तो उनको पता था कि बिजनेस जो है वो हमें पहले ज्यादा नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए वो लोग नहीं बना रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके एक प्लान किया कि यार ये सुनते क्यों नहीं है हमारी बात। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि यार आरबीआई की बात सुनते हैं ये लोग, तो क्यों ना हम आरबीआई को अपने अंडर में ले लें, और आरबीआई को अंडर में लेने के बाद हम आरबीआई को बोल देंगे कि भाई इनको करो। बट आरबीआई को नेशनलाइज करने के बाद भी बैंक ने नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कोई एज सच रूल नहीं था कि आरबीआई की कुछ पॉलिसीज माननी ही पड़ेंगी। जैसे आज आरबीआई की पॉलिसीज हैं, उस समय पर आरबीआई की कोई पॉलिसीज नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए क्या हुआ कि बैंक्स ने मानने से मना कर दिया। तो 1949 में हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास करके अपनी पार्लियामेंट। ये सब तो हो गया, लेकिन अभी भी बैंक जो है वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है, वो अपना इंडिविजुअलिटी रखते हैं, इसलिए उन्होंने गांव में कोई भी डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और ना ही वो अपनी ब्रांचेस को वहां पर खोलने को तैयार थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत दिक्कतें हो रही थी। अब बात कर लेते हैं एसबीआई के बारे में कि एसबीआई कैसे हमारा आता है। तो एसबीआई के बारे में भी मैंने बताया आपको कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में बना था, उसी से एसबीआई 1955 में हमारा बनता है, राइट। अब एसबीआई 1955 में बन जाता है, मैं आपको बता भी दूं 1 जुलाई 1955 था, तो 1 जुलाई को हमारे यहाँ एसबीआई डे भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसबीआई डे भी है वो। अब यहां पर होता क्या है कि एसबीआई बन तो गया, एसबीआई अब जो है वो गवर्नमेंट बॉडी है, क्योंकि ये अब गवर्नमेंट का हो चुका है, राइट। अब हुआ क्या कि जो वहां पर लोकल लोग थे, अब वो प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि शायद ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट बैंक जो है वो चला जाए, वो उनको धोखा दे दे। तो गवर्नमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात करती है कि भाई आप ना वहां के जो लोकल प्लेयर्स हैं एरियाज के, आप उनके साथ अपना नाम जोड़ दो। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा विश्वास बन जाएगा कि हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है और गवर्नमेंट बैंक है, तो ये हमारा पैसा लेके नहीं जाएगा। तो जिससे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज्यादा आएगी और हम डेवलपमेंट में उस पैसे को यूज कर पाएंगे। तो 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट जो है वो पास होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि 8 बैंक ऐसे होते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, जो उनकी सब्सिडरीज में एसबीआई का नाम जुड़ जाता है, राइट। अब वो 8 स्टेट बैंक्स कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो 1963 में क्या हुआ, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जो कि 1943 में ओपन हुआ था, एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो कि 1944 में हुआ था, ये दोनों एक कर दिए जाते हैं। अभी आपको हमने पिछली स्लाइड में क्या बताया मैंने आपको कि 1959 में एक एक्ट पास होता है जिसके थ्रू ये हमारी जो बॉडीज थी, सब्सिडरीज जो थी, ये भी एसबीआई की जो बनाई गई वो बनती हैं। लेकिन 1963 में क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज कर दिया जाता है।
अब ये दोनों जो होती हैं वो एक हो जाती हैं। तो अब इनके अलावा और क्या क्या थे हमारे पास, तो वो आप पढ़ सकते हो आपकी स्क्रीन पर कि स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये आपके पास टोटल 7 बैंक बचते हैं 1963 में। 1959 में 8 सब्सिडरीज थी, 1963 में ये 7 हो गई, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो है वो मर्ज होकर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर बन जाता है। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी दिक्कतें आ रही थी गवर्नमेंट को, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो बैंक्स थे वो सारे प्राइवेट थे और सरकार के हाथ में उनका कोई भी रोल नहीं था, ना ही सरकार उनको कुछ कह पा रही थी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो नेशनलाइजेशन कर देती है। तो नेशनलाइजेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय पे जब फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था। अब फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ कब था, वो आप जहां पर एक बार देखिए कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन जो है वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, और टोटल बैंक्स जो उसमें हुए थे नेशनलाइज वो थे 14 बैंक्स। अब उनके लिए भी एक रूल था कि किस बैंक को हम नेशनलाइज करेंगे और किस बैंक को हम नेशनलाइज नहीं करेंगे। तो कैपिटल जिस बैंक की भी 50 करोड़ या उससे ज्यादा थी, उन सब बैंक्स को क्या कर दिया गया है, वहां पर नेशनलाइज कर दिया गया। कितने बैंक्स थे टोटल? 14 बैंक्स थे। अब उन 14 बैंक्स की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हें याद कर लो या फिर आप यहां पर लिख भी सकते हो इनको। तो पहला बैंक था इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 14 बैंक थे जो पहले फेज में नेशनलाइज हुए थे। तो 19 जुलाई 1969 को पहला नेशनलाइजेशन हुआ था, और कितने बैंक्स थे? 14 बैंक्स थे। और रिक्वायरमेंट क्या थी कि 50 करोड़ या उससे अबव की अगर कैपिटल है तो उसे हमने नेशनलाइज किया था 1969 में। ठीक है, अब इसी के बाद देखो सेकंड नेशनलाइजेशन फेज भी आता है, तो ये भी इंदिरा गांधी जी ने ही किया था। तो जो सेकंड राउंड होता है वो 15 अप्रैल 1980 को होता है, और इस टाइम पर सिर्फ 6 बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है, क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की वो बढ़ जाती है। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है अब? 200 करोड़ और अबव। तो सेकंड राउंड में हमें 200 करोड़ या 200 करोड़ से अबव की रिक्वायरमेंट, और टोटल बैंक 6 थे। 15 अप्रैल 1980 को ये नेशनलाइजेशन होता है। इसमें कौन से 6 बैंक थे वो यहां पर आप समझो। पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या होता है, 1993 में गवर्नमेंट जो है इंडिया की उस टाइम पर वो क्या करती है, इस बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर देती है। तो यहाँ पर जो हमारे नेशनलाइज बैंक बचते हैं वो 19 हो जाते हैं, और एक एसबीआई। ठीक है, तो 14 पहले हुए थे हमारे, बाद में ये 6 हुए, तो टोटल 20 होते हैं। लेकिन 1993 में क्या होता है कि ये यहाँ पर हमारा एक बैंक जो है वो मर्ज हो जाता है। तो अगर एक बैंक मर्ज हो गया है तो यहां पर क्या होगा अब कि हमारे जो टोटल बैंक्स हैं वो 19 बचते हैं जो नेशनलाइज बैंक हैं, और एक एसबीआई हमारा है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। अब 1990 जैसे ही आता है, अब लिबरलाइजेशन फेज जो है वो शुरू होता है 1990 से, और आज तक चल ही रहा है। अब इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में, वो यहां पर जानने की जरूरत है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन बनाए गए थे श्री एम नरसिम्हन। इस कमेटी को बोला गया था कि आप बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए या फिर उसके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आप कंट्री में क्या कर सकते हैं, हम उसका बैंकिंग का जो फ्यूचर है वो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन श्री एम नरसिम्हन को बनाया गया। तो अब यहाँ पर जो बात थी वो क्या थी कि हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं अपनी बैंकिंग को, या फिर हमारा जो सिस्टम है फाइनेंशियल उसे हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो कमेटी ने कुछ सुझाव दिए, जिन सुझावों पे बात हुई। काफी सारे सुझाव थे जिसमें से कुछ सुझाव जो है वो माने गए। जो मेजर सुझाव था वो ये था कि अब आप नेशनलाइजेशन मत करो बैंक्स का, क्योंकि अगर आप ज्यादा नेशनलाइजेशन करोगे तो आपके ऊपर ही बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा गवर्नमेंट बैंक होंगे उतने ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे बैंक के अंदर, तो उसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा अगर हो सके तो प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दो।
अब उन्होंने जो कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दो, जिसमें कि फॉरेन बैंक्स भी आपको अलाउ करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये फॉरेन बैंक वाली बात मानी गई, प्राइवेट बैंक वाली बात भी यहाँ पर मानी गई। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा और चीजें ठीक होने लगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और बात बोली गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो आरबीआई है और जो आप हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दोनों जो है वो प्राइवेट बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को ना इक्वली ट्रीट करें। जैसे आप सेंट्रल बैंक को मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को जैसे आप ट्रीट करते हो, वैसे ही आप दूसरे बैंक्स को भी ट्रीट करो इक्वली, जिससे कि ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये नरसिम्हन कमेटी ने आपको बताया इस लिबरलाइजेशन फेज में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 10 प्राइवेट बैंक कौन से थे। अब प्राइवेट प्लेयर्स को दे तो दिया है, तो पहली बार में कितने प्राइवेट बैंक्स खुले थे, तो 10 प्राइवेट बैंक्स थे जिन्हें लाइसेंस मिला था। अब वो 10 प्राइवेट बैंक थे कौन से, वो आप यहां पर देख सकते हो। इनमें से आपसे पूछा जा सकता है जो कि अभी बचे हुए हैं, जैसे आईसीआई बचा हुआ है, एचडीएफसी बैंक बचा है, एक्सिस बैंक है, इंडस आईएनडी बैंक है, सेंचुरियन बैंक आपने देखा होगा, शायद आपने सुना हो, एंड बैंक ऑफ पंजाब अब शायद आपने नहीं सुना होगा उसके बारे में, टाइम्स बैंक एंड डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसके बारे में भी आपने कोई ज़्यादा खास नहीं सुना होगा। तो ये जो थे कमेटी की रिकमेंडेशन पर इन बैंक्स को जो है वो एक्सेप्ट किया गया और इन बैंक्स को आगे लाइसेंस मिलने लगा, ठीक है। अब इन बैंक्स को लाइसेंस तो मिल गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। तो एक बैंक हुआ करता था महिला बैंक, जो कि 2013 में ओपन हुआ था, भारतीय महिला बैंक, ठीक है। तो भारतीय महिला बैंक 2013 में ओपन हुआ, अच्छा खासा चल रहा था, राइट। लेकिन उसकी तरफ से क्या हो रहा था कि जो उससे बिजनेस था वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो वो 2018 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो मर्ज हो जाता है। तो उसका इसलिए कोई अस्तित्व अब नहीं पता है। तो 2013 में भारतीय महिला बैंक खुला था, 2018 में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज भी हो गया। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ है कि बैंक्स जो है वो मर्ज होना शुरू हुए। अब जब बैंक्स मर्ज होना शुरू हुए तो बैंक्स जो है वो कम हो गए। तो इसी चक्कर में अगर आप आज देखोगे तो आपके पास सिर्फ 12 बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज बैंक है, राइट। तो ये मैं डाटा वो वाला आपको दिखा रहा हूं जब ये मर्ज हुए थे। तो उस समय पे जब ये मर्ज हुए थे तो इनका क्या कैपिटल था, क्या से क्या था, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो पीएनबी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक तीनों मर्ज होकर पीएनबी बन गए थे, जिससे कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पीएसबी बन गया था। सेकेंड लार्जेस्ट पीएनबी मतलब एसबीआई के बाद सेकेंड लार्जेस्ट बन चुका था। उसके बाद एक और जो मर्ज हुए, कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक, ये मर्जर के बाद फोर्थ लार्जेस्ट बन गया था। एंड थर्ड लार्जेस्ट बैंक था ब्रांच के मामले में इंडिया के अंदर, जिसकी 10,342 ब्रांचेस थी। आगे हम बात करें तो यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक तीनों एक साथ मर्ज हो गए और जिससे कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट पीएसबी बना और ब्रांचेस के मामले में ये फोर्थ लार्जेस्ट बन गया। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक की हमने शुरू में बात की थी, राइट। तो अभी भी ये जॉइंट के तौर पे काम कर रहा है कि मतलब ये जॉइंट है अभी अब कहीं ना कहीं इंडियन बैंक के साथ। तो जो नाम है अब वो इंडियन बैंक लग गया है, बट इलाहाबाद बैंक कहीं ना कहीं अभी भी है हमारा अस्तित्व में। तो ये यहाँ पर इलाहाबाद बैंक जो है वो अभी भी काम कर रहा है। तो ये मर्ज होने के बाद 7th लार्जेस्ट पीएसबी बन गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बस यही जानकारी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स आज हमने पढ़ा है, थोड़ी सी जानकारी ली हमने बैंकिंग के बारे में। आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और आपको अगर कंटेंट की किसी भी तरीके से ज़रूरत है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।